नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार। तो वर्ण विचार पर हम लोगों ने पीछे क्लास में 2 वीडियो हम लोग हो चुका है वर्ण विचार का। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज तीसरा वीडियो है। हो सकता है तो एक और वीडियो हो सके, अगर संभव है तो इसी में हम समाप्त करने की ओर अग्रसर रहेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर एक और वीडियो बन सकता है, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा देरी लगेगा ही। तो चलिए, आज हम लोग पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया था। स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर 3 है वो हम लोग का रहेगा, ये लेक्चर 3 जो है आज रहेगा आपका व्यंजन वर्ण पर। किस पे रहेगा? व्यंजन वर्ण पे। ये जो लेक्चर 3 है आज होगा आपका व्यंजन वर्ण पे। किस पे होगा? व्यंजन वर्ण पे। तो सबसे पहले बात आप यहाँ देखेंगे कि पहला आता है सर आखिर ये व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन वर्ण उसको कहते हैं जो स्वर की सहायता से लिखी या बोली जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। यानी जो स्वर की सहायता से हो, ठीक है। जो वर्ण स्वर की सहायता से विकसित हो, ठीक है। जो वर्ण किसकी सहायता से विकसित हो? स्वर की सहायता से विकसित हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यंजन वर्ण बोलेंगे। तो व्यंजन वर्ण का जो संख्या है वो है 39। हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 39। वहां ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे हिंदी में कितने व्यंजन वर्ण है। हिंदी में है आपका 39, 39 टोटल वर्ण है। लेकिन हम लोग परंपरागत रूप से जब व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो केवल 33 है, क से लेकर के ह तक। लेकिन अगर पूरा सीधा आपसे पूछ देगा कि हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 39। अगर 39 ऑप्शन में है तो आप 39 टिक करेंगे, ठीक है। नहीं है, वैसे मान्यता है तो मात्र 33 वर्ण का। तो हम लोग 39 वर्ण है कौन कौन? तो व्यंजन वर्ण का जो है हम लोग वर्गीकरण पहले देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। इसको थोड़ा ऊपर लिख लें, यहाँ ऊपर इसको लिख लेते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से विकसित हो, ठीक है। इसको ऊपर हम लोगों ने लिख लिया है। जो वर्ण किसकी सहायता से विकसित हो? स्वर की सहायता से विकसित हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। ये बस परिभाषा लिखेंगे, ज्यादा इसमें अति नहीं। जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग मेनली बात करेंगे। तो व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल 39 को, जिसमें से पहला है स्पर्श, या इसी का नाम है वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। जो दूसरा नंबर का है वो है आपका ऊष्म व्यंजन। तीसरा जो है वो है आपका अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। उसके बाद आपका एक आता है द्विगुण का ही नाम है तारण जात, या इसी का नाम है उत्क्षिप्त। इतना इसका नाम है द्विगुण का। ये सारा को डिटेल्स में। इसके अलावा एक आपका संयुक्त अक्षर भी आता है, ठीक है। उसको भी उधर दिख रहा है क्या? और वर्गीकरण पूरा हाँ आ रहा है, पूरा आ रहा है। अब देखिए, जो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन वर्ण है वो है आपके कितने हैं? 25। वर्गीय स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन है सर वर्गीय स्पर्श? तो वर्ग इसका क्यों नाम पड़ा और स्पर्श क्यों नाम पड़ा, दोनों का रीजन हम जानेंगे। परिभाषा रखना नहीं है। स्पर्श इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो मुख का विभिन्न भाग जो है हमारा, चूंकि यहाँ से स्वर तंत्र से और जीभ की सहायता से हमारा आवाज निकलता है, तो वहां जो है ये पूरा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके छूते हुए निकलती है। इस वजह से स्पर्श वर्ण। सर वर्गीय वर्ण इसका क्यों नाम पड़ा? वर्गीय इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि ये वर्ग बना करके रहता है। जिस प्रकार जैसे क वर्ग बोल देंगे तो क ख ग घ अंग सब आ जाएगा। च वर्ग बोल देंगे उसका सब आ जाएगा। ट वर्ग बोल देंगे तो सब आ जाएगा। तो इस वजह से इसको वर्गीय कहते हैं। तो स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है? 25, ठीक है। और है कौन? तो जैसे देखिए क वर्ग, उसके बाद है च वर्ग,
चौवर्ग के बाद है टवर्ग, टवर्ग के बाद है तवर्ग, और तवर्ग के बाद है पवर्ग। ठीक है, तो जब इसकी संख्या हम लोग गिने 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका और 5 इसका, टोटल कितने होंगे 25 वर्ग। तो यानी स्पर्श या वर्गीय व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है 25 है। ठीक है, अब उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या, उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है 4 है। कितनी है 4, कौन कौन है तो भाई तालव्य स, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसका उष्म नाम क्यों पड़ा, इसको उष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उष्म संघर्षी वर्ण। क्यों उष्म संघर्षी या संघर्षी वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो ये मुख के विभिन्न भाग से रगड़ खा करके निकलती है। क्या, जैसे तालव्य स पूरा, मूर्धन्य स, दंत स, ह, तो उसमें मुख से उष्मा निकलता है और मुख को रगड़ खा कर निकलती है, इस वजह से इसका नाम उष्म व्यंजन वर्ण पड़ा। क्या पड़ा उष्म व्यंजन वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, उष्म व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण है आपका य, र, ल और व। इसका नाम अंतस्थ क्यों पड़ा, क्योंकि सर ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम अंतस्थ व्यंजन वर्ण पड़ा। द्विगुण या तारण जात क्या या उत्क्षिप्त क्या होता है, तो ड और ढ, जिसमें जीभ झट से ऊपर जाए और फिर झट से, जैसे ड बोलिए ड ढ, जीभ मुड़ेगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, इस वजह से इसका नाम द्विगुण है। इसकी संख्या 2 है, आप ये और ये, ठीक है, ढ और र। ठीक है, ये दुगो है द्विगुण वर्ण की संख्या। तो द्विगुण की संख्या कितनी, तो द्विगुण की संख्या हो गया आपका 2। ठीक है, अंतस्थ की संख्या कितनी हो गया 4, उष्म की संख्या 4। तो गिनिए आप 25, 4 29, 4 33 और 2 35। अब बच रहा है आपका 4 और क्या बच रहा है सर, तो इसी में आपका एक ठो है संयुक्त व्यंजन वर्ण। कौन सा, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, जो 2 वर्णों के मेल से बना रहे। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन है, तो संयुक्त है भाई आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये किस वर्ण की संख्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण की 4 संख्या। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हो गए 4 हो गए। तो अब गिन करके देखिए आप कि 25, 4 29, 4 33, 4 37 और 2 39, तो टोटल कितने हो गए व्यंजन वर्ण 39। लेकिन हिंदी में जो होते हैं परंपरागत रूप से मात्र व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है, आप याद रखेंगे। जिसमें से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है, और वैसे व्यंजन वर्ण 39 पुरता है। लेकिन हम लोग परंपरागत रूप से कितना मानते हैं, तो 33 मानते हैं, जो मानते हुए आ रहे हैं क से ह तक मात्र। ठीक है, अक्षर ज्ञा को हटा देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो मेरे पास 33 ही बता 25, 4 29, 4 33, यानी ये और ये संयुक्त व्यंजन वर्ण ये दोनों आपका हट जाता है वहां से। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 39 है। लेकिन इसी में अगर पूछ लेगा हिंदी में परंपरागत रूप से जिसकी मान्यता हम लोग मानते हुए आ रहे हैं, तो 33। तो हिंदी यहाँ पॉइंट बना करके लिख सकते हैं आप, हिंदी में परंपरागत रूप से व्यंजन वर्ण की संख्या कितने हैं, तो 33 है। ये बात याद एकदम रखिए माथा में, क से लेकर के ह तक। कहां से कहां तक भाई साहब, तो क से ह तक ये गिन लीजिए, 33 आपका पुर जाएगा। इतना ही क्या है व्यंजन वर्ण है, मूल रूप से परंपरागत रूप से। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसी में एक ठो और वर्ण आता है जिसका नाम है अयोगवाह। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं हम लोग, अयोगवाह कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन के दोनों गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जिसमें स्वर, इसमें देखिए अंतस्थ था, जो स्वर और व्यंजन दोनों के बीच पाया जाता वो अंतस्थ था। ठीक है, अयोगवाह होता है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण कभी कभी पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह वर्ण है, यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे जिसमें अयोगवाह लिख करके तब लिखिए अयोगवाह, अयोग जोड़वाह, जिसका योग ना हो। इसमें लिखना है जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों का गुण रहता है।
जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों का गुण रहता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो 2 है। कितनी है? इसकी संख्या है आपका 2 है। कौन कौन? तो अनुस्वर और जो विसर्ग है ये अयोगवाह वर्ण के संख्या है। पहले इतना तक लिखिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी में अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि हिंदी वर्णमाला में अगर संयुक्त अक्षर को हटा दिया जाए, संयुक्त व्यंजन वर्ण को हटा दिया जाए, तब वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो सर अभी तो 53 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें से 4 घटा दीजिए 49। लेकिन अगर वो 53 नहीं कर 52 मानता रह रहा है तब 48। ठीक है, ये बात नोट करेंगे इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सब परिभाषा सबका समझ रहे हैं। लिखाना जरूरी नहीं, अगर लिखाना जरूरी है तो फिर हम इस पे आगे अभी लिखाएंगे। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। स्पर्श या वर्गीय क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इस वजह से वर्गीय इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये वर्ग के रूप में, अगर क वर्ग बोल दिए तो इसमें सब 5 आ जाएगा। ठीक है, उसमें इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो मुख से थोड़ा ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अंतःस्थ इसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये जो है ये स्वर और व्यंजन दोनों के किसमें पाया जाता है? दोनों के बीच में इसका उच्चारण होता है, स्वर और व्यंजन के बीच में इसका उच्चारण होता है। इस वजह से जैसे हमने लिखा कौवा, तो कौवा 2 टाइप से, एक टाइप से आ की मात्रा भी लिखाता है और वा की मात्रा भी लिखाता है, तो दोनों का जो उच्चारण होता है वही होता है। जैसे ये देखिए, आप कहिएगा सर क्या? जैसे यहाँ पर हमने लिखा कौवा, तो कौवा ऐसे भी सही है कहीं कहीं और कौवा ऐसे भी सही है, तो ये जो है ये स्वर की भांति काम कर रहा है। ठीक है, इसी में महिलाएं, जैसे एक और शब्द है महिलाएं, तो महिलाएं ऐसे भी लिखाता है और महिलाएं ऐसे भी लिखाता है, तो ये तो स्वर है और इसके बदला दोनों का उच्चारण वही है। इस वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो अंतस्थ को हम लोग व्यंजन में और स्वर में दोनों के बीच में रखते हैं। ये कितने हैं? 4 हैं, य और ल। ठीक है, द्विगुण या तारांजात उसका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो जीभ झट से मुड़ करके ऊपर और झट से नीचे जाती है, जैसे ड ढ उच्चारण करिए और पता चल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में परंपरागत रूप से व्यंजन वर्ण की संख्या सर 33 है और अयोगवाह वर्ण की, अयोगवाह किसको कहते हैं? जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रहते हैं, वो है 2 अनुस्वार और विसर्ग। ये बातें यहां तक क्लियर कंठस्थ हो जाना चाहिए आप लोगों को। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, उसका परिभाषा हम बोल दिए। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं। परिभाषा नहीं पूछता, आप भी जानते हैं, और एग्जाम में जितना भी है क्वेश्चन वो उदाहरण से आपका पूछता है या संख्या पूछेगा। परिभाषा बहुत रेयर केस में पूछता है, वैसे हम बोल भी दिए सबका, आप सुन करके पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा टाइम लग जाएगा, 25 मिनट से ज्यादा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोग भी देखिएगा भी नहीं फिर। चलिए अब जो है कुछ पॉइंट है जिसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम लोग मानेंगे और वो बार बार पूछे आप लोग से जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नियम है, उस नियम को भी आप लोग देखिएगा कि जो री का जो है वो मात्रा, री के मात्रा के साथ र का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने बस नियम कुछ बता रहे हैं, इसको याद रखना है। जैसे ये री लिखे, इसके साथ हम री के साथ र का मात्रा कहीं भी नहीं लगता है। ठीक है, कहीं भी र का मात्रा का यूज कहीं भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात एक तो याद रखेंगे। उसके बाद आप जो याद रखना है वो याद रखना है कि जो वर्ण मुड़े, मुंडी जिस वर्ण का मुड़े, उस पर हम लोग सिरोरेखा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, जो जिसका भी वर्ण ऐसे करके मुंडी मुड़ जाए वहां पर हम लोग सिरोरेखा नहीं देंगे। रीजन अगर देंगे तो ये लसफसा करके ये कुछ और रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से सिरोरेखा जो वर्ण मुड़ेगा उस वर्ण के ऊपर पूरा सिरोरेखा हम लोग नहीं देंगे। बात समझ में आई है? चलिए, तो अब हम अंतस्थ वर्ण को अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, जिसमें से य और व जो है वो अर्ध स्वर है। क्यों है? तो हम कौवा और महिला वाला उदाहरण देकर अभी जस्ट बताए। अंतस्थ या य और व वर्ण को अर्ध स्वर कहा जाता है, ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि भाई अर्ध स्वर किस वर्ण को कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर कहते हैं, उसको लिख ही लीजिए, नहीं तो लिखिएगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ किसको कहते हैं? जिसका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच होता है। ये किस में रहता है? स्वर एवं व्यंजन के बीच, स्वर एवं व्यंजन के बीच। ठीक है, इसको ब्रैकेट बन। अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर।
अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्यों अर्धस्वर सर कहते हैं? क्योंकि आपने देखा अभी कौवा ऐसे भी लिखा जा सकता है और कौवा ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में ये जो है, ठीक है, इस वजह से इसको अर्धस्वर। जैसे महिलाएं आप देखिए, और भी कई शब्द हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। महिलाएं ऐसे भी लिखे जा सकते हैं और महिलाएं ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, दोनों सही है। तो य देखिए स्वर की भांति काम कर रहा है यहाँ पर, इस वजह से इसका नाम हम लोग अर्धस्वर रखते हैं। वैसे य क्या है? पूर्णतः व्यंजन है। ये हो गया। इसी में आता है भाई र को लुंठित वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण तालु से लुढ़क करके होता है। जैसे र, क्या होगा? र, जैसे बोलते हैं र, तो र देखिएगा ई ऊपर से फिर र, र बोल को देखिए र, तालु ई पहले जीव ऊपर जाएगा फिर ऐसे होगा, ठीक है, र, र, ठीक है। तो र जो है उसको लुंठित वर्ण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि र को क्या कहा जाता है? र को लुंठित वर्ण कहते हैं, लुंठित वर्ण कहते हैं। लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करते हैं। जो जीभ रहता है वो तालु से लुढ़क करके स्पर्श करे। जैसे र, 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 उसको उच्चारण में करिए। इसमें क्या होता है? र को लुंठित वर्ण कहते, इतना ही याद रखना है, ठीक है। परिभाषा उसका बस बोल देते, उसको सुन लीजिए कि क्योंकि इसको लुंठित वर्ण इसलिए कहा जाता है। उसमें होता क्या है? जीभ जो है वो लुढ़क करके तालु को स्पर्श करती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, र को लुंठित वर्ण कहते हैं। अलुंठित वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसमें जीभ जो है वो तालु से लुढ़क करके स्पर्श होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। या इसी का नाम है प्रकंपित वर्ण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण, या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसी में आ जाता है ल को क्या कहते हैं? तो ल है, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ल को पार्श्विक, ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्यों पार्श्विक करते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो हवा जो है जीभ के बगल से पास हो जाता है। जैसे ल बोलते हैं, ल, ल हवा ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। जो जीभ है बीच वाला उससे ऐसे करके ल बोल के देखिए, ल, उसमें हवा दोनों जीभ के बगल से निकलता है। इस वजह से इसको हम लोग पार्श्विक वर्ण, पार्श्व मतलब होता है बगल से, ठीक है। तो हवा जो है जीभ के बगल से निकल जाती है, इस वजह से ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। उष्म या संघर्षी वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये चार उष्म या संघर्षी वर्ण है। इसी को काकल्य वर्ण भी कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण कंठा के भीतर से, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसमें कंठा के भीतर से, इसको भी लिख ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कोई आप लोग का भरोसा नहीं। उष्म या इसी को कहते हैं संघर्षी, या इसी का नाम है काकल्य। क्या नाम है? काकल्य, काकल्य वर्ण। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंठ के भीतर से इसका उच्चारण, कंठ के भीतर से उच्चारित होता है, कंठ के भीतर से उच्चारित होता है, इस वजह से इसका काकल्य कहते हैं। उष्म या संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो हवा जब मुख से विभिन्न भागों को रगड़ के साथ निकलती है, उष्मा पैदा करते हो, इस वजह से इसको संघर्षी। इसकी संख्या कितनी है? तो 4 लिखा ही दिए हैं। तालव्य स है, मूर्धन्य स है, और दंत स है और ह है, ठीक है। ये हो गया उष्म। अब बात आता है इसी में संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है। क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। इस सबको नोट करेंगे आप, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। किसका देखते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? इसमें आप देखिएगा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण में एक व्यंजन जो होगा, या सीधा 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर बड़ा वर्ण क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर, 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना वर्ण
क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या है कितनी? तो सर इसकी संख्या है 4। कौन कौन है? तो अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। इतना दूर दूर क्यों लिखे? इसका रीजन है। आप देखिए अक्ष जो है ये क और ये पीएच चिरल वाला स्व से, अक्ष किससे किससे मिलकर के बना है? तो क हलंत, ठीक है, अक्ष और स्व से मिलकर के क्या बना हुआ है? अक्ष बना हुआ। किससे किससे? क हलंत और स्व से मिलकर के क्या बना हुआ है? मूर्धन्य स्व से अक्ष बना हुआ। तरह किससे किससे मिलकर के बना हुआ? तो हलंत और र से मिलकर के तरह बना हुआ। ज्ञ किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? तो ज हलंत और या से मिलकर के ज्ञ बना हुआ है। स्र किससे किससे मिलकर के बना हुआ है? तो तालव्य स और र से मिलकर के क्या बना हुआ है? आपका स्र बना हुआ है। ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अगर इसमें भी अगर हम हलंत लगा देते तो सब में क्या आ जाता? बाहर अ आ जाता, लेकिन हलंत नहीं लगाए हुए हैं, ठीक है, हलंत नहीं लगाए हुए, इस वजह से सब ज्यों का त्यों रहेगा। ये एकदम पूछबे करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जो दो वर्णों के, जो दो व्यंजनों के मेल से बना। देखिए क भी व्यंजन, स भी व्यंजन, त भी व्यंजन, र भी व्यंजन, ज भी व्यंजन, या भी व्यंजन, स भी व्यंजन, र भी व्यंजन। तो दो व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई, इसको नोट कर लेंगे। इसी में है उत्क्षिप्त या तारण जात। बोल दिए कि जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ क्या होता है? पहले ऊपर उठता है, ठीक है, मुर्दा को स्पर्श करता है और फिर झटके के साथ नीचे आता है। जैसे ढ ढ, ट ठ ड ढ, उच्चारण करिए, ट ठ ड ढ। तो ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है। पॉइंट एक ठो बना के लिखेंगे, ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ग कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ट वर्ग को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ट वर्ग में आपका ट वर्ग और जो ड और ढ है, ये दोनों वर्ण को हिंदी में नवीन व विकसित व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नया नया, ये संस्कृत नहीं है। संस्कृत में आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं देखेंगे, बहुत कम होता है और है ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये दोनों संस्कृत में उच्चारित नहीं होता, इस वजह से इसको नवीन विकसित वर्ण भी हम लोग नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? कि हिंदी में ये नवीन विकसित वर्ण है, नए नए विकास किए गए वर्ण है। तो ये बात याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि इसका जो है किसी शब्द के शुरुआत में हम इसका नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसका शुरुआत हम किसी शब्द से ऐसे करके नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। ये सब कुछ कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। और भी इसका कई मतलब नियम है कि भाई जब लगातार दो शब्द आएगा तब भी वो दोनों मतलब नीचे में बुनका नहीं लगेगा दोनों का, वो ज्यों का त्यों लिखाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। अगला दिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार को हम लोग देखेंगे। उसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे। चैप्टर हम लोग का हो जाएगा खत्म। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में आप लोग से। तब तक अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छा लगता है जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।